नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का यूथ पाठशाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर EAFM की तैयारी करनी है तो कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस तरह आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। अब मैं बात कर रहा हूँ पेपर नंबर 2 की EAFM की। देखो, मैं बता दूँ आपको, चाहे मैं EAFM लूँ, चाहे मैं आपको BADM लूँ, चाहे मैं आपका बाय डिफ़ॉल्ट ABST वाला पोर्शन लूँ, इन सब में लगभग आपस में, और इनफैक्ट इकोनॉमिक्स भी अगर इंक्लूड कर ले तो लगभग 30 से 40% आपको सिलेबस कॉमन देखने को मिलेगा। आपका जिसमें स्पेशलाइजेशन अच्छी बात है, पर हम तीनों के तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे और किस तरह आपको कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी ये बताते हुए आपको ये भी बताया जाएगा कि आप इस एग्ज़ाम में किस तरह 101% सफल हो सकते हैं। पर देखो, मेरा काम है बताने का। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, समझें और धीरे धीरे हर एक नॉलेज को ग्रैब करते हुए अपने मेन एग्जाम में जाकर उसको फिक्स करें। अब देखो, यहाँ पे मैं बात करूँ, अब जो नेक्स्ट लेवल की जो बात हो रही है, यहाँ जो बात हम करेंगे, विल डिस्कस अबाउट पेपर 2 EAFM का, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। देखो, ये है बैंकिंग वाला भाग। अब देखो, बैंकिंग की जब भी बात आती है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक कर जाता है। आरबीआई है, आरबीआई के नीचे बैंक है, और बैंक किस तरह काम करेंगे वो सब कुछ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आएगा। किस तरह आरबीआई इनको होल्ड करेगा, किस तरह ये काम करेंगे। अब यहां पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग टू बिजनेस, टाइप्स ऑफ द बैंक और देयर फंक्शन। कौन कौन से तरह के बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है, पेमेंट बैंक्स क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। तो अभी जैसे आरबीआई ने 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को लाइसेंस दिया था, क्या क्राइटेरिया था, कौन कौन से बैंक थे, उनका फंक्शन क्या होगा, पेमेंट बैंक का फंक्शन क्या होगा। आरबीआई के जो भी नए बदलाव आ रहे हैं, जैसे आरबीआई ने रिसेंटली एक कमिटी बनाई है जो धीरे धीरे बैंक को मर्ज करने के लिए उनको इंफॉर्मेशन दे रही है, कौन से बैंक को मर्ज किया जा रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे आप पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा जाएगा, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद नाबार्ड के बारे में पढ़ा जाएगा, और रूरल बैंकिंग का। आपको बता दूं, 1982 में आरबीआई ने नाबार्ड बनाया था ताकि आरबीआई का जो फोकस एरिया है वो विक्षेपित ना हो। दे यूज टू फोकस ऑन द रियल कोर बिजनेस, और हमारा जो एग्रीकल्चर है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। इसलिए 1982 में आरबीआई ने किसको डिराइव किया था, नाबार्ड को। नाबार्ड कैसे काम करता है, उसका क्या फंक्शन होता है, और वो रूरल बैंकिंग में किस तरह हेल्प करता है। फिर बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए, कौन कौन से अलग अलग कमिटीज आई जिन्होंने अलग अलग टाइम पर आरबीआई में अपनी योजनाएं देकर, अपने विचार व्यक्त करके बदलाव करने की कोशिश करी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को भी। यहां पर हम बात करेंगे एनपीए की, कैपिटल एजुकेशन नॉर्म्स की। एनपीए क्या प्रॉब्लम है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या एसेट्स है, क्या प्रॉब्लम था जो माले ने करा, क्या प्रॉब्लम था जो नीरव मोदी ने करा, क्या वो लूपहोल्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये सब कुछ हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में। अलग अलग जो समितियां आई, अलग अलग समिति के क्या रिकमेंडेशंस थे, वो सब कुछ हम यहां डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे ई बैंकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पिछली बार इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर इस बार ई बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, सीधी सी बात है, जब भी ई बैंकिंग की बात आती है, जब भी ई बैंकिंग की बात आती है तो हम बात करते हैं किसकी, कि भैया बेसिक बैंकिंग की। यहां पे अब ई बैंकिंग जो है एक न्यू हॉराइजन है, किसकी पर्सपेक्टिव में, बाय डिफॉल्ट इंडियन पर्सपेक्टिव में। फ्यूचर जो होगा वो ई बैंकिंग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा। कौन कौन सी मेजर योजनाएं हैं, कौन कौन सी स्कीम्स है, that is to be approached by the different banks for the normal consumers.
देन डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग कैसे हुआ, IDBI, IFCI, SFC, UTI और SIDBI के क्या रोल्स हैं। देन रीजनल वेरिएशंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक डेवलपमेंट इंडिया, कि किस तरह आपका कॉमर्शियल बैंकिंग इंडिया में डेवलप्ड हुआ और किस तरह वो प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है। जो चैलेंजेस हैं 21st सेंचुरी की कॉमर्शियल बैंक्स के लिए वो क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए, ये सब कुछ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखो मेजर फाइनेंशियल रिफॉर्म जो हमने देखा था वो 1991 में देखा था जब हमने LPG को अप्लाई किया था, बट इसके अलावा भी बाय डिफॉल्ट बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम बैंक कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेंज करने के लिए। बहुत सारे फैक्टर्स में यहाँ पे काम चल रहा है, वो सब कुछ हम यहाँ बात करेंगे। हम बेसल 3 की बात भी करेंगे, जो कैमल नियम है उसकी भी बात करेंगे। ये सब कुछ आपको यहाँ देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो ये जो भाग है इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल फाइनेंस। इंटरनेशनल फाइनेंस की बात की जाए तो यहां पे जो हम डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस में, यहां हम डिस्कशन करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एंड स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस विल डिस्कस। यहाँ पे हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। अब देखो FDI भी है, FII भी है, वो किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर और उसका इम्पैक्ट क्या होता है अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री में लॉन्ग टर्म साइड में क्या इंपैक्ट होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट क्या है, ADR और GDR। अगर इंडियन कंपनी को, किसी भी भारतीय कंपनी को USA के कैपिटल मार्केट से पैसा रेज करना है तो क्या नॉर्म्स को फॉलो करना है, किस तरह फॉलो करना है, ADR क्या होते हैं, GDR क्या होते हैं। ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट और दी ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। ये डिपॉजिट रिसिप्ट होती क्या है, कैसे काम करती हैं, ये शेयर की तरह से डील होती है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल फाइनेंस के अंदर। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, कैसे भारत और भारत सरकार काम करती है, बता एक जो अकाउंट हो किस तरह मैनेज होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे मैनेज होता है, ये सब कुछ। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किसका पॉजिटिव होता है किसका नेगेटिव होता है, एक्सपोर्ट से क्या बेनिफिट होंगे, एक्सपोर्ट से क्या नुकसान होंगे, इंपोर्ट से क्या बेनिफिट होंगे, इंपोर्ट से क्या नुकसान होंगे, इंडियन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ पे हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है। देन वील डिस्कस अबाउट द WTO इन इंडिया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे वो काम करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अगर आप देखें तो वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक कैसे काम करता है, वर्ल्ड बैंक की जो 6 सब्सिडरीज है वो क्या काम करते हैं और इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह इनसे डिपेंडेंट है। देन विल डिस्कस अबाउट दी FII जो मैंने बताया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, ABAD, ADB, EXIM और ECGC, ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंस करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, किस नॉर्म्स पे करते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि किस तरह हम एक्सचेंज रेट को मैनेज करते हैं, किस तरह एक्सचेंज रेट जो प्रोसेस है वो मैनेज होता है इन टर्म्स ऑफ दी कन्वर्जन के फॉर्मेट में, ठीक है। कि अगर आपको देखा होगा आपने कि बाइंग रेट अलग होती है, सेलिंग रेट अलग होती है, बिड और आस्क रेट कैसे काम करते हैं, तो ये सब कुछ हम बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट में। इसमें मैं आपको बता दूं, आपको देखो बैठ से बता दूं, ये सब कुछ अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेगा, पर मैं जो आपको नोट्स दूंगा वो एक ही जगह आपको कंपाइल होकर मिल जाएंगे ताकि आपसे कोई गलती नहीं हो चीज़ों को समझने में। देन है फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस क्या है और कन्वर्टिबिलिटी का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह आप रुपए को कन्वर्ट करते हो किसी भी और करेंसी के अंदर या उस करेंसी को रुपए के अंदर, ये सब कुछ आप पढ़ोगे इस सारे भाग में, ठीक है। तो ये जो भाग है दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस और द इंटरनेशनल लेवल पे जो हम डिस्कशन करते हैं उसके बारे में यहाँ डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। आई होप दैट देयर इज नो डाउट अबाउट कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, बहुत सारी बुकों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप चीज़ें फर्दर मैनेज करोगे। जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं बाय डिफॉल्ट आप एक जगह से नहीं पढ़ सकते हो, इसके लिए आपको 2 से 3 बुक डिस्कस करनी पड़ेंगी। वो आप टेंशन ना मत लो, समय आने पे मैं बता दूंगा कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है। वैसे अगर आप चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट आप खान एंड जैन की बुक ले सकते हो, वो बहुत अच्छी बुक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक है, वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा जो यूनिट है दैट इज ऑल अबाउट द सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो इसको बोला जाता है SAPM,
इट्स नोन एज व्हाट, SAPM, SAPM यानी सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यहां पर आप पूरा का पूरा डिस्कशन करोगे शेयर मार्केट से थोड़ा सा लिंक करता हुआ, शेयर मार्केट की जो थ्योरीज हैं, यहां पे थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंस है वो काफी हद तक प्रैक्टिकल वाले एस्पेक्ट पे भी होगा, क्योंकि यहां हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को। और जब भी हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना आता है, वो आता है रिस्क एंड रिटर्न का। रिस्क एंड रिटर्न कैसे काम करेगा, क्या क्या आपके पास सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड क्या है, ग्लोबल बॉन्ड्स क्या है, गिल्ट एज सिक्योरिटीज कौन सी हैं, कौन कौन से तरह के शेयर्स होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, वो सब कुछ आता है मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में। फिर है इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो किस लेवल पे है, कौन कौन सी जगह पे आपने पोर्टफोलियो को अपना मैनेज कर रखा है, हाउ you manage the entire portfolio of yours in such a way that you'll receive the maximum benefit of it. This is all about the investment spectrum. Then we have discussion about the primary market and the secondary market. Primary market कौन सा होता है, जहाँ पे IPO इशू होगा, जब कंपनी पहली बार अपना पैसा इशू करती है, पहली बार पैसा इशू करती है, मार्केट से लेती है, वो IPO के थ्रू करती है, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और इन द सेकेंडरी मार्केट विल टॉक अबाउट जब जहाँ पे आपके जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जो कंपनी इशू कर चुकी है, जो ट्रेडर्स के बीच में ट्रांसफरेबल है, जहां पे खरीद फरोख्त हो रही है कंपनी के द्वारा इशू शेयर्स की, दैट इज ऑल अबाउट सेकेंडरी मार्केट। पर ये काम कैसे करता है, सेकेंडरी मार्केट काम कैसे करता है, प्रेजेंट में कैसे काम करता है, 1992 में कैसे करता था, ये दोनों में डिफरेंस है। 1992 से पहले आपने देखा होगा कि एक जगह होती थी, तो अगर आपने हर्षद मेहता मूवी देखी, हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज देखिएगी, तो वहां पे एक जॉबर होते थे, जॉबर एक जगह इकट्ठे होते थे और वहां पे वो बड़ा चिल्ला कर माहौल बनाकर शेयर्स को खरीदते और बेचते थे, और नॉन इलेक्ट्रॉनिक वे में शेयर के प्राइसेस डिसाइड होते थे। अब जब हर्षद मेहता का कांड हुआ तो गवर्नमेंट को थोड़ी अकल आई तो उन्होंने सेबी बनाया, सेबी को पावर दी। सेबी पहले भी था, पर बीइंग नॉन इंस्टीट्यूशनल बॉडी उसके पास किसी को पैनलाइज करने का प्रावधान नहीं था। हर्षद मेहता के बाद ये प्रावधान भी सेबी को दिया गया और उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब वर्तमान में प्योर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये पूरे ऑपरेशंस होते हैं। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस में। देन हम पढ़ेंगे फ्यूचर क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडिया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैसे काम करती है, क्राइसिल कैसे काम करता है, किस तरह आपको किसी भी कंपनी को क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग सुविधाएं मिलती हैं, ये सब कुछ हमारा है इस वाले पोर्शन में। फिर है गिल्ट एड सिक्योरिटी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किस तरह बॉन्ड खरीदे और बेचे जाते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द मनी मार्केट। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये मनी मार्केट है। देखो जो पूरा का पूरा हर्षद मेरा कांड हुआ था मनी मार्केट के बेसिस पे हुआ था, इस मनी मार्केट के बेसिस पे कि आरबीआई के अंडर में बैंक होते हैं, आरबीआई के कहने पर वो सीआरआर एसएलआर मैनेज करते हैं। इस सीआरआर एसएलआर को मैनेज करने के लिए बैंक अपना फोर्टनाइट लोन देते हैं। उस लोन को लेवन देवन में जो समय था, समय को मैनेज करते हुए ये पूरा हर्षद मेहता ने पूरा कांड किया था। अब यहां पे हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो ये जो पैसा मैनेज होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब उनके जो न्यू इश्यू मार्केट में उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग जो साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की क्या क्या थ्योरियां दी, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, रेगुलेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट क्या है और सेबी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा या तो प्रसन्न चंद्रा ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है, या फिर आप एमआर अग्रवाल की SAPM की बुक यानी सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ले सकते हैं। SAPM की बुक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, या फिर जो मैं आपको नोट्स दूंगा उनको ही गॉन थ्रू कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, एक एक पॉइंट क्लियर होगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। आई होप यहां तक कि कोई आपको डाउट नहीं होगा। फाइनली जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है दैट इज ऑल अबाउट दी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है ये फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से हैं, जैसे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस और मैनेजमेंट ऑफ
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये जो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बाय डिफॉल्ट हमने पहले वाले यूनिट में भी डिस्कस किया है। मैं दिखा देता हूँ, ये का यही कॉन्सेप्ट जो था वो यहाँ पे रेगुलेशन जो बात की थी यहाँ पे भी आएगा, और बाय डिफॉल्ट मैनेजमेंट सिक्योरिटीज भी यही है, और बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंडिया में जो बात है वो भी एक ही है। सब कुछ एक जैसा ही रखना, ये आपस में लिंक्ड टॉपिक है, ये आपस में लिंक्ड टॉपिक्स है, ठीक है। तो चलिए हम बात करें किसकी, कि यहाँ पे अगर बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले नेचर और स्कोप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिटेबल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, किस तरह मैनेज होना है। फिर है कैपिटल बजटिंग, कि भैया कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा फायदेमंद है, कौन सा प्रोजेक्ट कम फायदेमंद है, किस तरह किसी प्रोजेक्ट को डील करने के लिए या मैनेज करने के लिए आपको क्या करना होगा। दैट इज ऑल अबाउट कैपिटल बजटिंग। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कैपिटल बजटिंग के अलावा, कैपिटल बजटिंग टॉपिक के अलावा इसमें टाइप्स ऑफ बजट्स भी आते हैं, काइंड्स ऑफ बजट, फ्लेक्सिबल क्या है, कैश क्या है, मास्टर क्या है, और ह्यूमन रिसोर्स बजट क्या है। बिकॉज प्रेजेंट सिनेरियो में ह्यूमन रिसोर्स कंसीडर्ड एज ए एसेट फॉर द कंपनी, उसको कैसे मैनेज करना है, दैट इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ऑल अबाउट कि भैया अगर आपको प्रोजेक्ट शुरू करना है, तो प्रोजेक्ट जब आप शुरू करोगे तो उस प्रोजेक्ट में पैसा चाहिए। अब कितना पैसा कमाया जाए ताकि आपने जो उधार लिया है मार्केट से उसको मैनेज किया जाए। तो इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केपी, केडी, केई, हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे, WACC डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कि बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंसेस में, डे टू डे लाइफ में जो पैसे की रिक्वायरमेंट आती है वो किस तरह मैनेज होती है, दैट इज ऑल अबाउट द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, कि किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऑपरेशन लिवरेज क्या है, और फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, रेशियो एनालिसिस, ऑल रेशियोज, सारे के सारे रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस भी डिस्कस करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, दैट इज ऑल अबाउट BEP, ये पूरा डिस्कशन होगा, उसकी कैसे आप इसको मैनेज करते हो, अपनी इनकम को, रिटेन अर्निंग को, और डिविडेंड डिसीजंस कैसे लेते हो, बोनस इशू आप कैसे डिसाइड करते हो, ये सब कुछ आप डील करोगे इस वाले पोर्शन में। एंड फाइनली मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह मैनेज हो रहे हैं। देखो ये जो पूरा टॉपिक है, इसके लिए वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, आप खान एंड जैन की बुक ले सकते हो, बहुत ही अच्छी FM की बुक है, या फिर आप चाहो तो MR अग्रवाल भी आप ले सकते हो, या फिर RBD पब्लिकेशन की बुक आती है वो भी आप इसमें डील कर सकते हो, जो सेकेंड ईयर की है, और MCOM की बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सबसे फेवरेट टॉपिक है मेरा, इट्स ऑल अबाउट QT यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक। अच्छा, QT की जब भी बात की जाती है, QT और OR यानी ऑपरेशनल रिसर्च, ये बात एक ही है, बस QT में क्या होता है, थोड़े से स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स भी आते हैं। यहाँ पे आप स्टैटिस्टिकल टॉपिक देख रहे हो, जैसे कौन कौन से हैं। सबसे पहले कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर बिजनेस डिसीजन। तो कोरिलेशन रिग्रेशन में आपको पूरा बताऊंगा, आपको किसी को दिक्कत नहीं आएगी कि कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है, किस तरह सब कुछ मैनेज होता है। हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की, बेसिक कॉन्सेप्ट और दी डिफरेंट अप्रोचेस। जैसे प्रोबेबिलिटी की जो अगर अप्रोचेस की बात की जाए तो क्लासिकल अप्रोच क्या है, इसके अलावा सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे आता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम पे 3 ही डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल है, पॉइजन है और नॉर्मल है। इंडेक्स नंबर्स और टाइम सीरीज एनालिसिस है। तो ये सब कुछ जो भाग है बाय डिफॉल्ट, ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। इट्स ऑल अबाउट बेसिक स्टैटिस्टिक्स, ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। पर अगर बात करूं सैंपलिंग नीड, यहां पे प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी इन सैंपलिंग मेथड्स, यहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, यहां पे सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, सैंपलिंग टेक्निक्स की बात हो रही है। यहां से जो शुरू हो गई कहानी वो हो गई एडवांस स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी की। यहां पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी है, कौन कौन से डेफिनेशन है, कौन कौन से इसके एरर्स होते हैं, टेस्टिंग पॉपुलेशन मीन्स के बारे में क्या है, यानी कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर काई स्क्वायर और अनोवा भी आपको यहां देखने को मिलेगा। ये जो भाग है यूनिट 4 से लेकर 5 तक, ये है एडवांस स्टैट्स का, एडवांस स्टैटिस्टिक्स इट इज। फिर बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, इंटरपोलेशन, ये प्योर मैथ्स है, ठीक है, ये प्योर मैथमेटिक्स है। देन लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्यूनिंग थ्योरी, गेम थ्योरी एंड पार्ट इन CPM,
ये सब कुछ भाग जो है, ये चारों भाग है, ये बाय डिफॉल्ट है आपके ऑपरेशनल रिसर्च का, यानी कि क्यूटी का। यहां पे इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रा जो बात हो रही है, ये इंटरपोलेशन की, ये मैथमेटिक्स है। मैथ्स के बेसिस पे, जैसे न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, लैग्रांजेस फॉर्मूला, दीज ऑल फॉर्मूलाज आर बेसिकली फ्रॉम दी मैथमेटिक्स साइड। तो ये जो भाग है, यानी यूनिट नंबर जो 10 आप देख रहे हो, ऑब्वियसली यूनिट नंबर 5 पेपर 2 की, ये स्टैटिस्टिक्स, एडवांस स्टैटिस्टिक्स, क्यूटी और मैथ्स का छोटा सा कॉम्बिनेशन है। इसको मैं बहुत प्रॉपर तरीके से आपको करवाऊंगा, किस तरह क्वेश्चन होता है वो बताऊंगा, ताकि आपसे कोई गलती इस पूरी की पूरी कहानी में नहीं हो। अब बोलोगे सर बुक कौन सी लेनी है? तो बुक आपको एक काम करना, आप इसके लिए आरबीडी पब्लिशिंग की बुक आती है एनपी अग्रवाल की, एनपी अग्रवाल और सोनिया अग्रवाल की, वो ले सकते हो। यहां पे आप जो बुक ले सकते हो, क्योंकि ये जो पोर्शन है यहां पे कवर होगा, ये जो पोर्शन है वो भी इस पे कवर हो रहा है। फिर इसके अलावा आप चाहो तो इसके लिए विशेष रूप से जो एसपी गुप्ता है वो भी ले सकते हो, और थोड़ा डीप चाहते हो तो कपूर एंड गुप्ता की बुक भी आप ले सकते हो। बाकी मैं आपने जो नोट दूंगा वो गुड इनफ होंगे, उसके बियॉन्ड कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस इज द एंटायर सिलेबस वी हैव, एंड वी हैव टू मैनेज द एंटायर सिलेबस इन ए प्रॉपर वे। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने आपको सिलेबस पूरा समझाया। अब आपसे कोई गलती ना हो, इसके लिए हमने विशेष रूप से हम एक प्रॉपर बैच शुरू करेंगे, जिसमें कॉमर्स की तीनों सब्जेक्ट की क्लास होगी, इकोनॉमिक्स का भी बैच होगा, और ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट हमारे द्वारा आपके लिए करवाया जाएगा। आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई शंका हो, कुछ बात पूछनी हो, मन में मत रखना, आप तो पूछ डालना, और यहां से कोई भी डाउट होने पर मैं उसका जवाब आपको पर्सनली दूंगा। पर कोर्स कैसे लेना है, क्या हमारा प्रोसेस होगा, आपको आने वाली वीडियो में बता दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, लगातार बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।